मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्लास 11th मैथ्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कुछ भी पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि मैंने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक वन शॉट वीडियो बनाई थी, कंप्लीट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इन 99 मिनट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हो और उस वीडियो को फटाफट से देख सकते हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हमारा एजेंडा ये रहेगा कि एनसीईआरटी बुक के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, इनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस चूज करके उन्हें सॉल्व करूंगी। और ये क्वेश्चंस मैंने कुछ इस तरह से चूज किए हैं कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लोगे, मतलब इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लोगे, उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। Now one simple reason जिसकी वजह से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं एंड दैट इज दिस कि ये मैथ्स है, तो जब तक आप खुद से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, कुछ इजी, कुछ डिफिकल्ट, सब तरह के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद आप खुद से कर पाओगे। लेकिन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि वॉच दिस वीडियो एंड देन स्पेंड एटलीस्ट 2 hours टू कंप्लीट all the exercises of NCERT. So are we ready? Let's get started. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का भी क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5 assuming that repetition of the digits is allowed, repetition of the digits is not allowed। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मुझे बनाना क्या है, 3 digit नंबर बनाना है मुझे, यानी कि इस नंबर में ये 3 डिजिट्स होंगे। इन 3 बॉक्सेस को फिल करके हमें एक 3 digit नंबर बनाना है। और फिल करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास इस बकेट के अंदर है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इन डिजिट्स को लेकर के मुझे इसे फिल करना है। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व करूंगी पहला पार्ट जिसमें कहा गया है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यानी कि जो डिजिट पहले बॉक्स में है वो दूसरे में भी हो सकता है, जो दूसरे में है वो तीसरे में भी हो सकता है, तो रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, चलो देखते हैं हम किस तरह से इन्हें फिल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट्स प्लेस की, इस बॉक्स को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो यानी कि इसे हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच वाले बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि जो डिजिट इस बॉक्स में जा चुका है वो दोबारा इस बॉक्स में जा सकता है, यानी कि यहां पर भी हम इन 5 डिजिट से फिल कर सकते हैं, तो इसे भी हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से इस आखिरी वाले बॉक्स को भी हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि ये जो तीनों इवेंट्स हैं तीनों ही होने पड़ेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई या तो पहला बॉक्स में भरना है या दूसरा में भरना है या तीसरा में भरना है, ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमें 3 digit नंबर बनाना है। तो पहले बॉक्स में भी भरना है, दूसरे में भी भरना है, तीसरे में भी भरना है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वाला सिचुएशन है। तो 5 × 5 × 5 क्या हो जाएगा, 125, यानी कि 125 3 digit नंबर्स हम बना सकते हैं इन डिजिट से अगर रिपीटेशन अलाउड हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो क्या फर्क आ जाएगा, चलो देखते हैं। अब यहां पर भी हमारे पास ये 3 ही डब्बे हैं, ठीक है, और हमारे पास बकेट में यही वाले 5 डिजिट्स हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि जो पहला बॉक्स है इसको तो हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसमें से इन 5 में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन अब जब हम इस बीच वाले डब्बे में जाएंगे तो यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि जो डिजिट हमारा इस पहले डब्बे में जा चुका है वो डिजिट अब यहाँ नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे मान लेते हैं कि इन 5 में से लेट्स से जो 2 है, ये 2 हमारा इस बॉक्स में जा चुका है, तो अब मेरे पास कितना बचा, सिर्फ 4 डिजिट्स बचे।
राइट। तो यानी कि यहाँ पर जो है बचे हुए 4 डिजिट्स ही जा सकते हैं, तो इसे हम 4 तरीके से ही फिल कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे और इस तीसरे डब्बे को जब हम देखेंगे तो अब क्या हो गया है, जो बकेट में मेरे 5 डिजिट थे उसमें से 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, बचे कितने हैं, 3। तो यानी कि इसे फिल करने के लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, तो इसे हम 3 तरीके से ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इस नंबर को बनाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 12, 12 5 60। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है उस केस में हम 63 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं इन 5 डिजिट से। ठीक है, तो ये जो था ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, इसको हमने सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के हेल्प से। ठीक है ना, ये सब कुछ मैंने अपने क्रैश कोर्स वीडियो में बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर से देखे उसे। ठीक है ना, तो ये हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। बढ़िया, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमको एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है ना, तो 5 डब्बे बना लेते। पता है ये डब्बे बनाने से ना आपको मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि टाइम बहुत वेस्ट होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को इतना ढंग से समझ जाओगे ना कि आपके सॉल्यूशन में कुछ गलत होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं और क्या किसे यूज़ करके बनाना है, यानी कि हमारे बकेट में क्या दिया हुआ है, 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स हमारे बकेट में है, इनको यूज करके हमें बनाना है ये टेलीफोन नंबर्स। अच्छा, क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन ये है कि जिसके शुरू के जो 2 डिजिट्स है ना वो क्या है, 6 और 7, तो यानी कि ये 2 डब्बे तो मेरे फिक्स्ड हैं, ये फिल्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कि जो डिजिट एक बार यूज हो गया है वो अब दोबारा यूज नहीं हो पाएगा। तो यानी कि मुझे यहाँ पे सिर्फ इन 3 डब्बों को भरना है कि ठीक है, कौन से डिजिट से भरना है, इन सारे डिजिट से नहीं, क्योंकि इसमें से 2 डिजिट तो ऑलरेडी यूज हो गया है, 6 और 7, तो यानी कि 6 और 7 को अब हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि नो डिजिट शुड अपीयर मोर देन वंस, तो 6 7 यूज हो चुका है। तो बेसिकली हमें 3 डब्बे भरने हैं और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इस तरफ से शुरुआत करें तो ये वाले डब्बे को हम कितने पॉसिबल वेज में भर सकते हैं, हमारे पास टोटल 8 डिजिट्स हैं, तो हम इसे 8 तरीके से भर सकते हैं। इसमें 0 1 2 3 4 5 8 9, इनमें से कोई सा भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, अगर दूसरे डब्बे की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब ये वाले बॉक्स में 1 डिजिट चला गया 8 में से, तो बचा कितना, 7। अब उन 7 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट इसमें आ सकता है, तो इसे हम 7 वेज में फिल कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम इस तीसरे डब्बे में जाएंगे तो इसे हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। अब तक कितने डिजिट चले गए, 2 तो पहले ही जा चुके थे, 6 और 7, राइट, और अब ये 2 डब्बे भर गए हैं तो 2 और चले गए हैं, करेक्ट। तो अब हमारे पास बच गए हैं 6 डिजिट्स, तो इसे हम 6 डिजिट से फिल कर 6 वेज में फिल कर सकते हैं। तो इनको अगर हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगा, 7 6 42 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 336। तो यानी कि 336 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हम बना सकते हैं यूजिंग दीज डिजिट्स। ठीक है, तो देखो इसमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह कुछ है ही नहीं। अगर आप इस लॉजिक को समझ जाते हो ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसको थोड़ा सा इस तरह का डायग्राम बना के और डाल के देखो नंबर्स, तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती है, कुछ खास इसमें है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है ये भी। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.2 7.1 में मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट बाकी जो भी क्वेश्चन है उसी पैटर्न के हैं, तो आप खुद से कर लोगे सॉल्व। एक्सरसाइज 7.2 में तो कुछ खास है ही नहीं, इसमें सिर्फ आपको फैक्टोरियल की प्रैक्टिस कराई गई है। ठीक है ना, तो हमें क्या पता है फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे n फैक्टोरियल है, ये क्या होता है, n से जो है हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, इसीलिए n फैक्टोरियल को हम ये भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे कि 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
और 4 फैक्टोरियल को हम ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है 3 फैक्टोरियल। तो ये कुछ फैक्टोरियल की बेसिक बातें हैं। यहाँ पर जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। ठीक है, तो अब अगर हम चाहें तो ये 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 करके पूरी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उससे हमारा कैलकुलेशन लंबा होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे 7 फैक्टोरियल है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। उसी तरह 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना। तो अब 6 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, तो इधर बचेगा 1 प्लस 1/7 और इधर होगा 1/6 फैक्टोरियल, अंदर बचेगा x/8 इंटू 7। तो अब 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/7 हो जाएगा 8/7 इज इक्वल टू x/56। तो x की वैल्यू हो जाएगी 56 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7। 7 8 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64। तो x की वैल्यू हो जाएगी 64। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने लिया है एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, कितने 4 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें हम डब्बे बनाते हैं। हमें बनाना क्या है 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो हमारे पास कितने डब्बे हैं 4 डब्बे हैं। और ये 4 डिजिट नंबर्स हम किससे बनाएंगे, जो हमारे बकेट में होगा। बकेट में क्या होगा, कोई भी नंबर हम 0 से ले करके 9 तक के यही डिजिट से ही बनाते हैं, राइट। इन्हीं डिजिट से बनते हैं कोई भी नंबर। तो बकेट में मेरे ये वाले डिजिट्स हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि किस में कितने डिजिट्स जाएंगे। मान लेते हैं कि इस वाले डब्बे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, किधर से भी कर सकते हैं, चाहे तो इधर से भी शुरुआत कर सकते हैं। चलो इस केस में ना इधर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इधर का थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो डब्बा है ना, इस डब्बे को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। अब फटाक से आप बोलोगे कि यार इधर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हैं, तो ऑब्वियसली इसे हम इन 10 में से किसी भी डिजिट से फिल कर सकते हैं। तो इसे हम 10 तरीके से फिल कर सकते हैं, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्या इन सारे 10 डिजिट को हम इस नंबर में फिल कर सकते हैं? नहीं, हम 0 नहीं डाल सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर हम एक नंबर लिखते हैं 0 7 8 9, तो क्या ये 4 डिजिट नंबर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0 सबसे पहले है, राइट। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस केस में ये एक्चुअली हो जाएगा 789, जो कि 3 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब है कि 4 डिजिट नंबर के ये जो थाउजेंड्स प्लेस है ना, ये जैसे यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है। तो जो थाउजेंड्स प्लेस पे जो नंबर होगा वो डिजिट 0 नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो यानी कि इसे हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 0 के अलावा बाकी किसी से भी फिल कर सकते हैं। मतलब बाकी सारे 9 डिजिट से हम इसे फिल कर सकते हैं। तो इसे हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100th वाले प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि विथ नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिपीटेशन नहीं है, इसका मतलब 100 वाले जगह पे तो 0 डल सकता है, राइट। तो 100 वाले जगह पे ये जो 10 डिजिट्स हमारे पास बकेट में है ना, इनमें से सब कुछ ही डल सकता है, सिवाय उस डिजिट के जो ऑलरेडी 1000 वाली इस प्लेस में जा चुका है। तो यानी कि इन 10 डिजिट में से एक डिजिट को हटा दो जो 1000 में जा चुका है, बाकी बचे 9। तो ये सारे के सारे 9 डिजिट्स इसमें जा सकते हैं। तो यानी कि 100 वाली जगह को हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 10th प्लेस को। 10th प्लेस को कितने से फिल कर सकते हैं। 10th प्लेस को जो है हम यहाँ पे जितने भी 10 डिजिट से सभी से फिल कर सकते हैं, सिवाय उनके जो 1000 और 100 के प्लेस में जा चुके हैं। यानी कि इन 10 डिजिट में से 2 डिजिट को हटा दो, क्योंकि वो 2 डिजिट 1000 और 100 प्लेस में जा चुके हैं। तो इसे हम 8 तरीके से फिल कर सकते हैं।
और उसी तरह से यूनिट्स प्लेस की बात करेंगे तो इन 10 डिजिट में से ये तीनों डिजिट हटा दो जो 1000, 100 और 10th प्लेस में जा चुके हैं। तो इसे हम 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब चूंकि इन चारों डब्बों को फिल करना ज़रूरी है तभी तो हमारा 4 डिजिट नंबर बनेगा, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इन चारों को फिल करना ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक को फिल करना है, चारों में से चारों को फिल करना है, तो इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 × 9 हो जाएगा 81, 8 × 7 हो जाएगा 56 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4536। तो इतने टोटल 4 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं विथ नो डिजिट रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का भी ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एनसीईआरटी में। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग 1 person कैनॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। ठीक है, तो हमारे पास एक कमिटी है जिसके अंदर टोटल 8 लोग हैं। तो ये जो कमिटी है ये मेरा बकेट है, मतलब जिन चीज़ों से सिलेक्ट करना है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना क्या है, मेरे पास 2 पोजीशंस वेकेंट है, एक है चेयरमैन का पोजीशन और दूसरा है वाइस चेयरमैन का पोजीशन। तो ये है चेयरमैन और ये है वाइस चेयरमैन। तो मुझे इन 8 लोगों में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है, सच दैट एक ही आदमी एक से ज़्यादा पोजीशन होल्ड ना करे। यानी कि जो चेयरमैन है वो सिर्फ चेयरमैन हो सकता है, वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों नहीं हो सकता है। उसी तरह जो वाइस चेयरमैन है वो सिर्फ वाइस चेयरमैन हो सकता है, वो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके चलो अब देखो यहाँ पर जो है ना, कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं परमुटेशन का यूज़ करूँ या फिर कॉम्बिनेशन का यूज़ करूँ, क्योंकि स्पेशली इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि हमें चूज़ करना है, कुछ लोग दिए हुए हैं इनमें से मुझे कुछ चूज़ करना है। ठीक है, तो अब जैसे इस केस में अगर मैं देखूँ तो मेरा जो ऑर्डर है ना वो ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे, जैसे मान लेते हैं एक नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये जो बंदा है ना इसका नाम है लेट्स से रोहन। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो बंदा है इसका नाम है लेट्स से सोनू। ठीक है, तो अगर मान लो रोहन चेयरमैन बनता है, ठीक है, ये है रोहन और ये है सोनू। ठीक है, तो इनकी जो पोजीशन है अगर आगे पीछे हो जाए, यानी कि अगर रोहन बन जाए चेयरमैन और सोनू बन जाए वाइस चेयरमैन, तो ये एक सिचुएशन है। लेकिन यही अगर मैं इनको पलट दूं, यानी कि अगर मैं लेट्स से सोनू को बना दूं चेयरमैन और रोहन को बना दूं वाइस चेयरमैन, दोनों सेम चीज़ तो नहीं है, दोनों अलग चीज़ है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ें, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स दी हुई हैं, इनका ऑर्डर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये रैंडम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 को सिलेक्ट करना है, कोई भी 2 पोजीशन के लिए, करेक्ट। तो इसमें ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं परमुटेशन। ठीक है, तो परमुटेशन के हिसाब से हम क्या कहेंगे, हम परमुटेशन में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी आर टेकिंग r एट अ टाइम, तो उसे हम डिनोट करते हैं NPR से। तो यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल लोग कितने हैं, टोटल है 8 लोग, सो 8p, और एट अ टाइम हम कितने लोगों को चूज़ कर रहे हैं, हम 2 लोगों को चूज़ कर रहे हैं, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। सो ये हो जाएगा 8p2। तो ये हो जाएगा NPR को हम कैसे डिफाइन करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 56। तो यानी कि हम 56 तरीके से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो है, ये जो है ना ये हो गया हमारा मेथड 1। इसी सेम क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पहला मेथड था ये परमुटेशन वाला मेथड था, जो दूसरा मेथड है वो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा वही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला मेथड है। उस मेथड के हिसाब से ये 2 डब्बे हैं हमारे पास, एक चेयरमैन का और एक वाइस चेयरमैन का, ये 2 हमारे पास डब्बे हैं, ठीक है ना। तो इस वाले डब्बे में, चेयरमैन के डब्बे में कितने लोगों का ऑप्शन है,
कितने तरीके से हम चेयरमैन को फिल कर सकते हैं? हमारे पास टोटल 8 लोग हैं तो इसको हम 8 तरीके से फिल कर सकते हैं। वाइस चेयरमैन हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? अब 8 में से एक बंदा जो चेयरमैन बन चुका है वो तो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है, तो यानी कि वाइस चेयरमैन की कुर्सी को फिल करने के लिए हमारे पास 7 ही लोग हैं। ठीक है, अब फिल तो दोनों कुर्सियों को करना है, तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56। तो मतलब इस मेथड से भी वी अराइव एट द सेम रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला कंडीशन जिसमें कहा गया, एक तो प्री कंडीशन दिया हुआ है कि नो लेटर इज रिपीटेड, मतलब इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, और पहला कंडीशन है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट द सेम टाइम। तो हम क्या डिनोट करते हैं? NPR कहते हैं, राइट, जहाँ पे N टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं और R कितने लेटर हम एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में N क्या हो जाएगा? मंडे में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं, तो N की वैल्यू हो जाएगी 6। PR हम 4 लेटर यूज़ कर रहे हैं एट अ टाइम, तो ये हो जाएगा 6P4। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 × 5 × 4 × 3 दैट इज़ 360। तो 360 वर्ड्स हम बना सकते हैं अगर हम 4 लेटर्स एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं। चलो, सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, यानी कि जितने भी 6 लेटर्स हैं हम सारे 6 लेटर्स को यूज़ करके उनके अरेंजमेंट को, उनके ऑर्डर को चेंज कर करके अगर हम वर्ड्स बनाएं, तब हम कितने वर्ड्स बना पाएंगे? ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा वर्ड्स बना पाएंगे क्योंकि पहले हम सिर्फ 4 लेटर ही यूज़ ले रहे थे इसमें से, अब हम सारे के सारे 6 लेटर ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा इस केस में? NPN, यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6P6 दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। हमें पता है 0 फैक्टोरियल इज़ 1, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2, सो दिस इज इक्वल टू 720। तो हम देख रहे हैं ना कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो डबल हो गए, वो ज़्यादा हो गए, क्योंकि अब हम सारे लेटर्स को यूज़ करके वर्ड्स बना रहे हैं, तो लॉजिकल था कि भाई ज़्यादा तो होना ही चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वावेल। हम सारे लेटर्स को यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन जो मेरा पहला लेटर है वो वावेल है, यानी कि अब जो मेरा जो 6 लेटर्स वर्ड बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6, इसका जो पहला जो लेटर होगा दिस लेटर विल बी अ वावेल। अब देखते हैं मंडे वर्ड के अंदर वावेल्स कौन कौन से हैं? O और A। तो यानी कि इस वाले पहले वाले डब्बे में या तो O रहेगा या फिर A रहेगा। ठीक है, तो पहला वाला डब्बा तो चलो इसका मतलब फिल हो गया एक तरीके से, मतलब इसमें हमें पता है क्या रहेगा। अब हमारे पास बचे कितने डब्बे? अब हमारे पास बचे 5 बॉक्सेस। ठीक है, और 5 बॉक्सेस में डलने के लिए हमारे पास कितने लेटर्स हैं? ऐसे तो बोलने को हमारे बकेट में MONDAY ये 6 लेटर्स हैं, बट पहले वाले बॉक्स में O या A में से कोई एक लेटर चला जाएगा, राइट, तो यानी कि इन 6 में से एक लेटर कम हो जाएगा, तो अब हमारे पास 5 लेटर ही हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँ कि इस दूसरे डब्बे को हम कितने लेटर से फिल कर सकते हैं, तो हम 5 लेटर से फिल कर सकते हैं, राइट, क्योंकि एक लेटर इसमें जा चुका है और हमारे क्वेश्चन में साफ साफ कहा हुआ है कि नो लेटर शुड बी रिपीटेड, तो यानी कि अब इस डब्बे को हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। उसके अगले वाले डब्बे को हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि 2 लेटर्स जो है वो ऑलरेडी इन 2 डब्बों में जा चुके हैं, तो अब यहाँ पे बाकी बचे हुए 4 में से ही कोई लेटर आ सकता है। ठीक है, इस डब्बे को फिल करने के लिए हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि 3 लेटर ऑलरेडी इन तीनों में जा चुके हैं, अब मेरे पास 3 बचे हैं। अब 4 लेटर जा चुके हैं तो हमारे पास 2 बचे हैं, अब सारे लेटर जा चुके हैं तो इसे हम सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात,
मैंने बताया कि पहला वाला बॉक्स जो है इसमें वावेल होना चाहिए, ओ या ए, ठीक है। अब इसमें कोई एक ही चीज़ जा पाएगा, या तो ये ओ होगा या फिर ए होगा। तो जो दूसरा वावेल बच जाएगा वो फिर इनमें से कहीं भी जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि पहला वाला वावेल होगा और बाकी कहीं वावेल नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा गया, राइट। तो मतलब पहला वाला या तो ओ या फिर ए होगा, और जो दूसरा वावेल है ना वो बाकी डब्बों में से कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि अब देखो इसके जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं ये सारे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इन सभी डब्बों को भरना है, ठीक है। अब पहले डब्बे के साथ क्या होगा, पहले डब्बे को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसमें दो लेटर्स में ओ भी आ सकता है, इसमें ए भी आ सकता है, तो यानी कि इसे हम 2 फैक्टोरियल वेज में फिल कर सकते हैं, दैट इज 2 वेज में फिल कर सकते हैं, करेक्ट। देयरफॉर इस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, जहाँ पर ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वावेल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 240। इसी को अगर हम परमुटेशन के फॉर्मूले से प्रूव करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमने इस तरह से लिखा है इसके बदले में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने लेटर्स बचे थे, 5, क्योंकि एक लेटर ऑलरेडी इस पहले वाले डब्बे में जा चुका था। तो इन 5 लेटर्स को हम इनमें से कितने लेटर्स यूज कर रहे थे, सारे लेटर्स यूज कर रहे थे, क्योंकि 5 लेटर्स से हमें 5 डब्बे भरने थे। सो P5 5P5 ये हो जाता हमारा वो NPN वाला फॉर्म। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, जो कि बेसिकली यही होता, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि NCERT एक्सरसाइज 7.4 का है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, वी वॉन्ट, हम क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वी वॉन्ट 9 बॉल्स, हमें 9 बॉल्स सिलेक्ट करना है सच दैट इसमें से 3 रेड बॉल हो, 3 वाइट बॉल हो और 3 ब्लू बॉल हो, ये हम चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो गिवन है यानी कि जो हमारा बकेट है, उस बकेट में कितने कितने बॉल्स हैं, बकेट में टोटल 6 रेड बॉल्स हैं, टोटल 5 वाइट बॉल्स हैं और टोटल 5 ब्लू बॉल्स हैं। यानी कि मुझे 3 रेड बॉल्स सिलेक्ट करने हैं 6 रेड बॉल्स में से, 3 वाइट बॉल्स सिलेक्ट करने हैं 5 वाइट बॉल्स में से, 3 ब्लू बॉल्स सिलेक्ट करने हैं 5 ब्लू बॉल्स में से। तो देखो यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर 2 रेड बॉल है, कौन सा आगे है कौन सा पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर यूज होगा कौन सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर यूज होगा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखते हैं अब 3 रेड बॉल्स को अगर हमें 6 रेड बॉल्स में से सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ वेज में हम कर सकते हैं, NCR यानी कि 6CR। उसी तरह से 5 वाइट बॉल्स में से अगर 3 वाइट बॉल सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे, कितने नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं, 5C3। उसी तरह यहाँ पर भी 5C3, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें टोटल 9 बॉल्स लेने हैं, यानी कि 3 रेड बॉल्स भी सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्शन करना है, ये भी सिलेक्शन करना है। ये जो तीनों इवेंट्स हैं ये तीनों इवेंट्स होने हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के हिसाब से जब तीनों इवेंट्स होने होते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। जब तीनों में से कोई एक होना होता है, मतलब जब वो ऑप्शनल होता है, तब हम करते हैं ऐड, ठीक है ना। तो इस केस में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यही। तो अब इसको तो हम आराम से कैलकुलेट करते हैं। NCR क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। उसी तरह से यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसके आगे का कैलकुलेशन आप खुद ही कर लोगे। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक्सरसाइज 7.4 का है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहते क्या है, वी वॉन्ट 5 कोर्सेज, मतलब एक बच्चे को कितने कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, 5 कोर्सेज, ठीक है। मान लो 1 2
3, 4, 5, ये 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से जो 2 कोर्सेज हैं ये 2 कंपलसरी कोर्सेज हैं, ठीक है ना, 2 कंपलसरी कोर्सेज हैं और बाकी जो 3 हैं उसमें आपके पास चॉइसेस हैं। अच्छा, बकेट में क्या है, कितने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास टोटल 9 कोर्सेज हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। सिर्फ समझाने के लिए ये लिख रही हूँ मैं कि मान लेते हैं कि जो 9 कोर्सेज हैं ना वो ये वाले कोर्सेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मेरे 9 कोर्सेज हैं। सिर्फ समझाने के लिए ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब ये इन 9 कोर्सेज में से जो 2 कोर्सेज है ना, दे आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो मान लेते हैं कि ये 1 और 2 जो है ना ये मेरे कंपलसरी कोर्सेज हैं, ये मतलब आपको लेना ही लेना है। और बाकी जो 3 से लेकर 9 तक जो कोर्सेज हैं इनमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, तो इसको 5 कोर्सेज लेने हैं, 5 में से 2 तो हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि 1 और 2 कंपलसरी कोर्सेज है, ठीक है। तो अब जो है मेरे पास बचा क्या, मुझे अब ये 3 जो बॉक्सेस हैं इनको फिल करना है। किससे फिल करना है, ये 6 इन 7 कोर्सेज में से, क्योंकि अब मेरे पास बकेट में कितने बचे, बकेट में बचे 7 कोर्सेज और मुझे फिल कितने करने हैं, चूज करने को कितना मिलेगा, 3। सो बेसिकली वी नीड टू चूज 3 कोर्सेज फ्रॉम दीज 7 कोर्सेज। तो 7 में से 3 कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करेंगे, कितने नंबर ऑफ वेज में सिलेक्ट करेंगे, NCR यानी कि 7C3। तो 7C3 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 35। सो 35 तरीके से जो है ये बच्चा 5 कोर्सेज का ये प्रोग्राम चूज कर सकता है, ठीक है। सो डू यू थिंक कि ये जो मैंने बनाया ना बॉक्सेस वगैरह, इससे आपको समझने में आसानी हुई, राइट। तो इसीलिए अगर आप चाहो एग्जाम में भी ना रफ के तौर पे आप इस तरह से चीज़ें बना के क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। चलो बच्चा पार्टी, तो अब आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ, जहां पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है प्रॉब्लम्स का वो बढ़ जाता है। हालांकि चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इन सब को सॉल्व कर लेंगे चुटकियों में। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, और जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। How many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants, can be formed from the letters of the word daughter? यानी कि ये जो डॉटर वर्ड है इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं DAUGHTER, इन लेटर से हमें वर्ड्स बनाने हैं। चाहे उनमें मीनिंग हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर एक वर्ड में 2 वावल और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो डॉटर वर्ड है इसके अंदर कितने वावल्स और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसके अंदर 3 वावल्स हैं, कौन कौन से, हमारे बकेट में 3 वावल्स हैं, क्या क्या, A, U और E। और इसके अंदर 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, कौन कौन से, D, H, G, R, T, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वावल और कॉन्सोनेंट का बकेट है, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, वी वॉन्ट वर्ड्स विथ 2 वावल्स। हम चाहते हैं ऐसे वर्ड्स जिसमें 2 वावल्स हो और 3 कॉन्सोनेंट्स हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये 2 वावल हम कहाँ से चुनेंगे, इनको हम चुनेंगे ये 3 वावल के बकेट में से। उसी तरह ये 3 कॉन्सोनेंट्स हम कहाँ से चुनेंगे, ये 5 कॉन्सोनेंट्स के बकेट में से। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब इसमें क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 3 में से हमें सिलेक्ट करना है 2 वावल यानी कि NCR। टोटल कितने हैं, 3 है, इसमें से चाहिए हमें 2, तो ये हो जाएगा NCR। तो 3C2 इतने नंबर ऑफ वेज से हम 2 वावल सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 3 वावल्स। उसी तरीके से 5C3 इतने नंबर ऑफ वेज से हम 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं 5 कॉन्सोनेंट्स में से, ठीक है। अब हमारे जो वर्ड्स हैं उसमें वावल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हैं, यानी कि ये दोनों इवेंट्स हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई,
ठीक है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30। क्या 30 मेरा आंसर है? नहीं, 30 क्या है? 30 है नंबर ऑफ वेज जिससे हम 2 वावेल और 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 वावेल और 3 कॉन्सोनेंट को हम इतने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अब ये भी तो देखना है कि ये जो 5 लेटर का जो वर्ड बनेगा मेरा, फाइनली 5 लेटर का ही बनेगा ना, 2 वावेल और 3 कॉन्सोनेंट मिला के मेरा लेटर से 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 डब्बों के अंदर एक एक लेटर रहेगा और मेरा 5 लेटर के बहुत सारे वर्ड्स बनते जाएंगे। ठीक है, अब ये जो लेटर्स हैं ये भी तो आपस में अपने पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो अगर एक मेरा ऐसा वर्ड बना, एक ऐसी सिंपली एक एग्जांपल दे रही हूँ, माने एक वर्ड बना AEDGT, ठीक है, मीनिंग का तो जरूरत है नहीं वैसे भी। अब AEDGT जो है ये EADGT भी हो सकता है, AEGDT भी हो सकता है, राइट। तो यानी कि ये जो लेटर्स हैं ये भी तो आपस में एक दूसरे के पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। यानी कि ये जो 5 लेटर्स हैं दे कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 5 फैक्टोरियल वेज। ये तो हमने परमुटेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि भाई अगर हमारे पास 5 लेटर्स हैं और उसे हम अरेंज कर रहे हैं, उसे हम यूज़ कर रहे हैं इन 5 एट अ टाइम, यानी कि 5 डब्बों में हम 5 लेटर्स को डाले जा रहे हैं, तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे? 5p5 विच इज बेसिकली 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा? ये 30, यानी कि जितने तरीके से हम ये 2 वावेल्स और 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं वो 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहां तक काफी सिंपल था, ठीक है। बहुत से बच्चों को लगेगा कि बस यही आ गया मेरा आंसर, बट ध्यान देना है कि यहां पर जो है ना, नॉर्मली कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 2 वावेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम दिस। जब क्वेश्चन वैसा होता है तो आपका यही आंसर होता है कि हम कितने तरीके से 2 वावेल और 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ये देखो, पहले ये निकालो कि कितने तरीके से तुम 2 वावेल और 3 कॉन्सोनेंट निकाल सकते हो। अब मुझे बताओ कि इन वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिला के तुम कितने वर्ड्स बना सकते हो। जहां वर्ड बनाने की बात आ गई वहां पे ऑर्डर मैटर करने लगेगा, राइट, यानी कि वहां पे परमुटेशन आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो पाएंगे। इसीलिए जो हमारा फाइनल नंबर ऑफ वर्ड्स होगा वो हो जाएगा इतना। क्लियर है? ग्रेट। इस क्वेश्चन पे खास ध्यान देना है क्योंकि इस पैटर्न के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इनफैक्ट अभी आप देखोगे कि अभी हम एक और क्वेश्चन पिक करेंगे जिसमें थोड़ा बहुत ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका ये कहता है कि इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। पहले क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है कि अगर ये जो वर्ड है ना एग्जामिनेशन, इसके अगर हम सारे परमुटेशंस करें, मतलब लेटर्स को कैसे 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 करके अरेंज करें, आगे पीछे करके अरेंज करें और इस तरह से इन वर्ड्स को अरेंज करें जैसे कि डिक्शनरी में होता है। डिक्शनरी में कैसे होता है? ABCD के फॉर्म में होता है, उस ऑर्डर में होता है। तो उस ऑर्डर में अगर आप करोगे तो इसमें से कौन सा लेटर है जो डिक्शनरी में सबसे पहले आता है? A। ठीक है, तो यानी कि A से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होंगे वो सबसे पहले लिखे जाएंगे। उसके बाद कौन से वर्ड से शुरू होने वाले, उसके बाद कौन से लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखे जाएंगे। अब B C D तो इसमें है नहीं, तो उसके बाद अगला E ही है, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जो उस लिस्ट में ई से शुरू होने वाले वर्ड से पहले आएंगे। यानी कि बोलेगा मतलब कि जैसे मान लो पहला वर्ड कुछ ऐसा होगा, ए से शुरू होने वाला कोई वर्ड होगा, अगला भी ए से शुरू होने वाला कोई वर्ड होगा, क्योंकि ये यहाँ के जो लेटर्स है ना वो भी तो आगे पीछे हो सकते हैं ना। तो इस तरह से ए से शुरू होने वाले हम काफ़ी सारे जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हैं वो पहले लिखेंगे। उसके बाद ई से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखेंगे, ई से शुरू होने वाले जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं वो सारे
सारे लिखेंगे, ठीक है। ए हो गया, ई हो गया, एफ जी एच यहाँ पे है नहीं, उसके बाद आई है, तो उसके बाद हम आई से शुरू होने वाले वर्ड्स लिखेंगे जितने पॉसिबल, ठीक है। तो बेसिकली ये मतलब है इसका कि ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इस पैटर्न में इसे अरेंज करें तो ई से शुरू होने वाले वर्ड्स से पहले कितने वर्ड्स आएंगे, ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सबको समझ आ गया, ठीक है। तो यानी कि इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि ई से शुरू होने वाले वर्ड से पहले सिर्फ वही वर्ड्स आएंगे जो ए से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना है कि कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जो ए से शुरू होंगे। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए। तो बेसिकली हमको ये निकालना है कि कितने वर्ड्स होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब अगर इस पूरे वर्ड को देखें, एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें टोटल 11 लेटर्स हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं 11 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्सेस हैं। अब एक चीज़ फिक्स है कि जो पहला लेटर है मेरा वो ए है, तो मतलब पहला बॉक्स मेरा फिल है। तो अब मुझे कितने बॉक्सेस फिल करने हैं, 10 बॉक्सेस फिल करने हैं, ठीक है। और इन 10 बॉक्सेस को मुझे किस चीज़ से फिल करना है, ये जो बचे हुए 10 लेटर्स है, क्योंकि एक ए तो इसमें चला गया है, तो अब एक ए है नहीं, तो अब मेरे पास बचा हुआ क्या है। अगर मैं अपने बकेट की बात करूं तो इस बकेट में क्या क्या है बचा हुआ, बकेट में है ई, बकेट में है एक्स, बकेट में एक ए भी है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ए था तो एक ए चला गया है, बट एक ए तो है, एक ए है, एम है, आई है, एन है, टी है, ओ है, ये सारे लेटर्स हैं। और इन वाले लेटर्स में से जैसे आई जो है ये 2 बार है, उसी तरह एन जो है ये 2 बार है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दोनों एक एक बार और है, तो 10, तो टोटल मेरे पास 10 लेटर्स हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज जिससे हम इन 10 बॉक्सेस को इन 10 लेटर्स से फिल कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना। हम 10 फैक्टोरियल वेज से इन 10 बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं विद दीज 10 लेटर्स। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, एन जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक 2 फैक्टोरियल 2 आई के लिए, दूसरा 2 फैक्टोरियल 2 एन के लिए, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों किया, अरे भाई ये तो मैंने समझाया था मेरे 1 शॉट वीडियो में, इसे मैंने बताया था एज पैटर्न 2 प्रॉब्लम ऑफ परमुटेशन। पैटर्न 2 में क्या होता था कि अगर जितने भी मेरे एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो सारे अगर डिफरेंट टाइप के नहीं हैं, सारे अगर डिस्टिंक्ट नहीं हैं, उसमें से कुछ अगर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज है, जितने टोटल लेटर्स हैं उसके टोटल नंबर ऑफ वेज में से हम डिवाइड कर देते हैं वो रिपीटेशन वाले लेटर्स। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ए भी तो 2 बार रिपीट हुआ है, बट एक ए तो ये पहले वाले बॉक्स में चला गया है, तो इस बॉक्स को तो अब हम कंसिडर ही नहीं कर रहे क्योंकि तो भरा हुआ है। तो जो बाकी है उसमें तो सिर्फ एक ही ए है, तो जो बाकी है उसमें क्या है, टोटल मेरे पास 10 लेटर है, इसीलिए 10 फैक्टोरियल, और उसमें से आई 2 बार रिपीट हो रहा है, एन 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जिनको ये कॉन्सेप्ट फिर से डिटेल में समझना है वो फटाफट से हमारा 1 शॉट वीडियो देख लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 6, The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर कि ये क्वेश्चन आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें हम क्या चाह रहे हैं, हम बनाने चाह रहे हैं ऐसे वर्ड्स जिसके अंदर 2 वावेल्स हो और 2 कॉन्सोनेंट्स हो, ठीक है। अब ये 2 वावेल्स हम कितने में से सिलेक्ट करेंगे, 2 वावेल्स हम सिलेक्ट करेंगे इन 5 वावेल्स में से, ठीक है ना। मतलब हमारे अब ये जो 2 कॉन्सोनेंट्स हैं ये हमें कितने में से पिक करना है, ये हमें पिक करना है 21 कॉन्सोनेंट्स में से, ठीक है। उसी तरह से ये 2 वावेल्स हमें पिक करना है 5 वावेल्स में से,
ठीक है, तो कैसे पिक करेंगे, 2 वावल्स 5 वावल्स में से, ये सिलेक्शन की बात हो रही है तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ये हो जाएगा 5C2 और ये हो जाएगा 21C2। ठीक है, अब चूंकि ये वर्ड बनाने के लिए हमें ये 2 वावल्स भी सिलेक्ट करने हैं और ये कॉन्सोनेंट भी सिलेक्ट करना है, यानी कि ये दोनों इवेंट होना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, 5C2 की वैल्यू आ जाएगी 10, 21C2 की वैल्यू आ जाएगी 210। ठीक है, तो अब जो है आपको लगेगा कि चलो ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2100 आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्या ये आंसर हो गया? इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हम कितने नंबर ऑफ वेज से 2 वावल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इनको लेके बनाना क्या है, एक 4 लेटर का वर्ड। करेक्ट। अब ये जो 4 लेटर का जो वर्ड है, ये जो 4 लेटर्स हैं, ये आपस में कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो इसीलिए जो मेरा नंबर ऑफ वर्ड्स जो हम बना सकते हैं, जो नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स हैं, वो क्या हो जाएगा 2100 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें पहले हमें वावल्स कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने या फिर कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद वो सिलेक्ट की हुई चीज़ों से वर्ड बनाना है, तो हमें इसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि वर्ड के अंदर वो लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 50,400, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, करीब 15 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 1 शॉट वीडियोस के अंदर सॉल्व किया था। तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, a student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? ठीक है, तो चलो एक स्टूडेंट की तरह सोचते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, वो किस तरीके से सिलेक्शन कर सकता है। ठीक है, मान लो ये एक स्टूडेंट है, ये पार्ट 1 है क्वेश्चन पेपर का, ये पार्ट 2 है। एक ऑप्शन ये है कि उसे मिनिमम एक पार्ट से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मान लो पार्ट 1 से उसने मिनिमम वाले नंबर ही अटेम्प्ट किए, पार्ट 1 से उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो पार्ट 2 से उसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 5। अगर पार्ट 1 से वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो पार्ट 2 से भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। अगर पार्ट 1 से वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। पार्ट 1 से अगर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो पार्ट 2 से कितना अटेम्प्ट करेगा, 2 क्वेश्चन। बट 2 क्वेश्चन तो वो कर नहीं सकता है क्योंकि उसे मिनिमम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक पार्ट से। तो यानी कि ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं उस स्टूडेंट के पास। ठीक है, उसके पास ये 1, 2 और 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो या तो वो स्टूडेंट पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन, पार्ट 2 से 5 अटेम्प्ट करेगा, या पार्ट 1 से 4, पार्ट 2 से 4, या फिर पार्ट 1 से 5, पार्ट 2 से 3। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्ट 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में टोटल 7 क्वेश्चन है, मतलब पार्ट 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5, पार्ट 2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 7। ठीक है ना, तो देखते हैं जो ऑप्शन 1 है, तो ये मेरा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो बच्चे के पास ये 3 ही ऑप्शन है। ठीक है, और बच्चा ये तीनों में से किसी एक ऑप्शन को ही कर सकता है, या तो वो ऑप्शन ए फॉलो कर सकता है, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए के हिसाब से उस 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा 5 क्वेश्चन में से, तो ये क्या हो जाएगा 5C3। 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा यानी कि 7C5। ये दोनों ही सिलेक्ट करना है, पार्ट 1 से 3 भी करना है, 2 से 5 भी करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका ऑप्शन ए। उसी तरह अगर वो ऑप्शन बी सिलेक्ट करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा 5 में से, तो 5C4, और पार्ट 2 के लिए हो जाएगा 7C4। और ऑप्शन सी अगर वो सिलेक्ट करता है तो उसका हो जाएगा 5C5 मल्टीप्लाई बाय 7C3। अब ये जो तीनों ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, या तो वो ऑप्शन ए सिलेक्ट करेगा, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, यानी कि इनके बीच में हो जाएगा एडिशन प्रिंसिपल।
ठीक है ना, क्योंकि तीनों में से कुछ एक ही पॉसिबल है, और जब भी ये तीनों में से एक पॉसिबल वाला केस आता है वहां पे हम करते हैं एडिशन, और जब दोनों इवेंट्स को करना होता है वहां करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जहां पर हम देखते हैं कि एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दोनों कैसे अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि इसको कैलकुलेट तो आप खुद से ही कर लोगे, इसमें कुछ खास बचा नहीं। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। और मैं फिर से कह रही हूँ, जिन्होंने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है वो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन के टाइप वाइज आपको बता रखा है कि उन्हें कैसे अप्रोच करना है। सो बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हुए होंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। साथ ही ये भी बताऊं कि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन उन्हें प्लीज स्किप मत करो, उन्हें भी सॉल्व करो साथ ही साथ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप अलग कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी हाई होते हैं। ठीक है, सो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।